प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। कुछ इसी उद्देश्य के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इंटरमीडिएट के यदि आप विद्यार्थी हैं और नागरिक शास्त्र के पेपर को लेकर परेशान हैं तो ये पेपर आपका है। कक्षा 12 के पेपर में यदि आप बैठने वाले हैं नागरिक शास्त्र के, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं या सिविक्स कहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका मॉडल पेपर। और यहाँ से पेपर आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सुझाया गया ये पेपर है। तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 मार्च को आपका टारगेट है। प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप लोग को नियमित रूप से जो है सॉल्व करा रहा हूँ, उन सबको देख कर जाइएगा। यदि आप नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो फटाफट जो है अपने क्लासमेट पर शेयर इसे कर दीजिएगा। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्णांक आप लोग जान ही रहे हैं कि सिविक्स प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है, तो यहाँ टोटल 100 नंबर का पेपर होता है आपका और 15 मिनट जो मिलता है आप लोगों को पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। निर्देश में जो बातें दी गई हैं, देखिए यहाँ पर कुछ मैटर जब हम लोग अच्छे से लिखने लगते हैं तो हम लोग पता चला कम नंबर का है, लेकिन पता चला उसी में कई शब्द लिख देते हैं, इसी में हम लोग का पेपर क्या होता है, छूट जाता है। तो देखिए जितना लिखा जाए आपको कि ये हम लोग को अनिवार्य है, इतना हम लोग को ऐसे लिखना है 10 शब्दों में 50 शब्दों में। देखिए इस शब्दों का खेल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानदार लिखने की जरूरत नहीं है। जानदार लिखने की जरूरत है आपको। मतलब कितना कम से कम हम लिखें कि एग्जामिनर को प्रभावित कर सकें, ठीक है। नहीं गागर में सागर भरने वाला काम। खंड क में हम लोग बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। पहले यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, तो सिविक्स का खंड क का देखिए क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। यानी कि नागरिक शास्त्र के खंड क में बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 4 विकल्प मिलेंगे आपको, एक उत्तर आपका सही रहेगा, उसी को हम लोग को टिक करना है। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है बहुविकल्पी का, 1968। 1900 पूरा फुल डिस्कशन होने वाला है प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है आप लोग को, ठीक है ना। बहुत ही जानदार ये सेशन है। 1968 भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, भारत जो हस्ताक्षर नहीं किया था वो एनपीटी था। क्या था? एनपीटी, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। देखिए 1968 में जो है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बात की गई कि भाई अब कोई भी जो राष्ट्र है वो परमाणु बम या परमाणु से संपन्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया। भारत क्या किया? एनपीटी का विरोध किया, परमाणु अप्रसार संधि का विरोध किया, क्योंकि यह गैर परमाणु संपन्न देशों के लिए पक्षपात पूर्ण रूप से लागू होता है। देखिए परमाणु हथियार संपन्न जो शक्तिवत थे 5 देशों के एकाधिकार को वैध करता है ये, ठीक है ना। इसीलिए भारत जो है इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था, तो जिसे हम लोग एनपीटी कहते हैं ना, परमाणु अप्रसार संधि। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुविकल्पी अति लघु दीर्घोत्तरी कहीं ना कहीं ये देखिए हमेशा पूछा जाता है, एनपीटी वाला जो परमाणु अप्रसार संधि वाला जो प्रश्न है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों, वो देखिए पेपर में बढ़ते हैं जब मॉडल पेपर के, तो वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। देखिए वैश्वीकरण के बारे में लोग बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों पूरे विश्व का एकीकरण। देखिए इसमें किसी एक विशेष पहलू पर बात नहीं होता है। देखिए इसमें आर्थिक का भी बात होता है, इसमें राजनीतिक का भी बात होता है और सांस्कृतिक भी बात होता है। जैसे कहा गया हम पूरब हैं और पश्चिम की भी सभ्यताओं को ले रहे हैं, पश्चिम वाले जो है हमारी सभ्यताओं को ले रहे हैं, तो संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। आर्थिक का मतलब क्या है कि जब चीजें यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, चीजें जो हमारे देश में नहीं है उनके देश में, जो उनके देश में नहीं है हमारे देश में। राजनीतिक में भी बहुत सारी चीजें जो है हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उनसे, वो हमसे प्राप्त कर रहे हैं। तो इसको देखिए प्रिय विद्यार्थियों बहुआयामी अवधारणा कहते हैं हम लोग। तो वैश्वीकरण जो होता है एक बहुआयामी अवधारणा है, ठीक है ना। यह अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और संस्कृति के क्षेत्र में दुनिया भर के देशों के बीच में जो है बढ़ते जुड़ाव को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? जुड़ाव, लगाव को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपका। तीसरे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। वो वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है, वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा घट रही है, लगभग 58% उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थी ख ऑप्शन देखिए आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा जो है वो नियमित तौर पर घट रही है, ठीक है ना। सीएफसी जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसके नियमित उत्पादन से क्या है, ओजोन परत या ओजोन का जो मात्रा है जो वायुमंडल में नियमित रूप से वो घटता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा वो। चौथा देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पी का हम लोग का जो पेपर है, पेपर का शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या करना? किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है,
ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, आपका बार बार पूछा जाता है। डब्ल्यू एस एफ का पूरा नाम क्या होगा? तो वर्ल्ड सोशल फोरम, क्या नाम है इसका? डब्ल्यू से वर्ल्ड हो जाएगा आपका, एस से सोशल हो जाएगा और एफ से क्या हो जाएगा? फोरम हो जाएगा। तो वर्ल्ड सोशल फोरम जो है WSF का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? देखिए मैं बहुत बार मैंने प्रिय विद्यार्थियों इसका देखिए डिस्कशन किया आप लोगों से। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में 56 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। ठीक है ना, और अधिनियम जो था वो 31 अगस्त 1956 को अधिनियमित हुआ और 1 नवंबर 1956 से लागू हो गया। ठीक है ना, तो 1956 में अधिनियम पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, सातवां हम लोग का प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की? JC कुमारप्पा, PC महालनोबिस, KN राज, अरविंद पनगड़िया। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो की गई थी वो PC महालनोबिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? PC महालनोबिस के द्वारा किया गया था। देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसे हम लोग ISI की स्थापना अगर देखा जाए तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है ना, तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया हुआ था ना, और इसका स्थापना जो था प्रिय विद्यार्थियों 17 दिसंबर 1931 को किया गया था। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे प्लान जो लाया गया था प्रिय विद्यार्थियों 1944 में, ये भारत के आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से लाया गया था। ठीक है ना, 1944 में जब लाया गया था इसको, ये भारतीय के मुख्य से आर्थिक विकास के बारे में बात किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का ये भी प्रश्न। 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए इंदिरा गांधी जी, यहाँ पर इंदिरा गांधी राइट हो जाएगा आपका। 9वें का विकल्प नंबर ख जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में 21 महीने जो था प्रिय विद्यार्थियों की अवधि थी आपातकाल की, जो 21 महीने का मतलब हो गया जून 1975 से लेकर 1977 की अवधि है, जिसके दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी के आदेश पर पूरे देश में आपातकालीन शक्तियां लागू की गई थी। ठीक है ना, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका रहेगा 9वें का ख। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर फटाफट हम लोग प्रिय विद्यार्थियों लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। आपका एक जब लाइक मिलता है तो प्रिय विद्यार्थियों उससे बहुत बड़ा इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी चीजें जो है पसंद आ रही है मेरे विद्यार्थियों को, तो और भी ज्यादा आप लोगों के लिए काम करने का इच्छा करता है। किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों जो 1980 का दशक है, देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं स्वायत्तता का दशक बोलते हैं। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जाता है। इस दौर में क्या हुआ, देश के कई हिस्सों में जो है स्वायत्तता की मांग उठी प्रिय विद्यार्थियों, और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया था। इसीलिए देखिए स्वायत्तता का दशक क्या है? 1980 को कहा जाता है। तो 10वें का विकल्प नंबर ख जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए श्रृंखला को यहीं पर रोक के प्रिय विद्यार्थियों फटाफट शेयर कर दीजिए तब तक आप लोग। चलिए शेयर कर दिए होंगे मुझे पूरी उम्मीद है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों अब आप सभी लोगों को लेकर। पहला देखिए 11वां प्रश्न क्या है यहाँ पर अति लघु का, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? देखिए प्रिय विद्यार्थियों सुरक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सुरक्षा का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, या किसी भी जानकारी को किसी भी तरह के खतरे, नुकसान या हानि से बचाने की प्रक्रिया। यानी कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, कोई जानकारी ऐसी विशेष है तो उसको किसी भी प्रकार के किसी भी तरीके के खतरे से बचाना, किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना, या उन समस्याओं से हानि न हो उसको, तो हानि से बचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे सभी जगहों पर किसी कोई मकान है उसकी सुरक्षा करना है, विद्यालय उसकी सुरक्षा करना है, देश है उसकी सुरक्षा करना है, कोई विशेष व्यक्ति है उसकी सुरक्षा करना है ना, कोई ऐसी जानकारी है जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक लीक ना हो वो बहुत इंपॉर्टेंट देखिए उसकी सुरक्षा करना है, जैसे तमाम चीजें हैं। ठीक है ना, तो ये सुरक्षा बहुत ही व्यापक शब्द है। ठीक है ना, 12वां देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए कि दो अस्त्र नियंत्रण संधियों का नामोल्लेख कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए परमाणु अप्रसार संधि को ही देख लीजिए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT,
परमाणु अप्रसार संधि, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया, रासायनिक हथियारों की निषेध संधि। दूसरा हो जाएगा आपका रासायनिक हथियारों की निषेध संधि। तो ये आपका दो जो हो जाएगा अस्त्र नियंत्रण संधियां महत्वपूर्ण रूप से की गई, ठीक है ना, ताकि जो है वो विश्व को जो है विध्वंस होने से बचाया जा सके। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्वीकरण पूरे विश्व का एकीकरण की बात होता है इसमें ना। दुनिया भर में देशों के बीच जो है प्रिय विद्यार्थियों बढ़ती हुई आपसी निर्भरता और एकीकरण को वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। अगर एक लाइन में आपको लिखना हो तो दुनिया भर में देशों के बीच बढ़ती हुई आपसी निर्भरता और एकीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वैश्वीकरण का एक अन्य नाम क्या होता है, भूमंडलीकरण भी होता है, ठीक है ना। और विश्वव्यापीकरण भी कहा जाता है इसको, हम लोग कहते हैं। तो ये बहुत ही, अगर कई देशों के बीच में देखा जाए, देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ये सब जो है लगाव या जुड़ाव को हम लोग वैश्वीकरण का नाम देते हैं। पृथ्वी सम्मेलन देखिए किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो में जब किया गया था तो उस समय पर्यावरण समस्या को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, देखिए पर्यावरण से जुड़ी जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी, पर्यावरण से जुड़ी जो समस्याएं थी, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, जैव विविधता की हानि हो गई, और सतत विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है वो सम्मेलन किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन, जिसे हम लोग कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। और ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न भी आपका। देखिए लघुत्तरी, अति लघु और बहुविकल्पी में कहीं ना कहीं से घूम फिर के पृथ्वी सम्मेलन आता रहता है। साझी संपदा का क्या अर्थ है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साझी संपदा का क्या अर्थ होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, साझी संपदा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो साझी संपदा का मतलब होता है वे संसाधन या संपत्ति जिन्हें कई लोग या समूह साझा करते हैं। मतलब एक ऐसा संपत्ति जिसका कोई एक ही कर, मतलब एक व्यक्ति नहीं उसका मालिक है, बल्कि उसके सामूहिक रूप से जो है कई लोग या समूह जो है वो आपस में उसको बांटते हैं या उसका साझा करते हैं या उसका देख रेख करते हैं। तो जैसे साझी संपदा के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे देखा जाए तो संयुक्त परिवार का चूल्हा हो गया, ठीक है ना। अब उसमें ये नहीं कि फलाने अपना चाय बनाएंगे तो ठेकाने अपना चाय नहीं बनाएंगे, सभी लोग उसमें अपना स्वाभाविक रूप से अपना चाय बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, जो और भी एक्टिविटी रहेगा वो करेंगे। चारागाह हो गया, देखिए वो भी क्या होता है, साझी संपदा होती है। कोई मैदान हो गया, वहां पर क्रिकेटर है, चाहे किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समुदाय के लोग हैं, जाके वहां पर खेल रहे हैं, तो मैदान हो गया। कोई कुआं हो गया, तो कुआं में का पानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, नदी का पानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, जंगल की लकड़ियां किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, पृथ्वी का वायुमंडल जो है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, अंतरिक्ष जो है वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं साझी संपदा, ठीक है ना। तो उसका देख रेख भी जो होता है उसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्भर करता है हम सभी लोगों पर भी इसकी देख रेख का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश में प्रथम बार गठबंधन सरकार कब बनी थी, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गठबंधन सरकार का मतलब होता है कि जब कोई भी सरकार जो है या कोई भी पार्टी जब होता है बहुमत को नहीं प्राप्त करती है, तो बहुमत को रिप्रेजेंट करने के लिए जब आपसी तालमेल मिलाकर दो या दो से अधिक सरकार जब होती है, आपसी तालमेल जब बैठाकर या दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां जब मिलकर दल बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है ना, तो ये राजग का नाम दिया गया। देखिए भारत जिसे गठबंधन कहा गया, ठीक है ना। और तो ये प्रिय विद्यार्थियों देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है इसी को हम लोग कहें। प्रथम बार अगर देखा जाए तो पहली बार जो था वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम लोग एनडीए नाम देते हैं, यानी पहली बार जो था एनडीए की सरकार, एनडीए का पहला गठबंधन हुआ था। एनडीए का, किसका, एनडीए का, ठीक है ना। तो एनडीए का पहला गठबंधन बना था नेशनल नेशनल क्या था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, या राजग भी नाम दिया गया ना। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए भारत के कुछ राजनीतिक दल जो थे इसमें शामिल थे, जिसका नेतृत्व जो था भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, ठीक है ना। 1998 में इस गठबंधन की घोषणा हुई थी, जो उस समय गैर कांग्रेसी सरकार के गठन के निर्माण का पहला कदम था। यानी गैर कांग्रेसी पहली बार कोई सरकार जो थी वो सामने दिख रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 17वें प्रश्न की ओर, सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। देखिए सिंडिकेट के बारे में हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो सिंडिकेट का मतलब क्या होता है, लोगों या व्यवसायों का एक अस्थायी गठबंधन होता है।
कोई भी व्यावसायिक होते हैं, व्यापारिक होते हैं, तो वो व्यापारी क्या करते हैं, अस्थायी रूप से अपना एक गठन बना लेते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो, थोड़ा सा पानी पी लिया गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सिंडिकेट का मतलब मैंने बताया आपको, अभी पुष्पा 2 मूवी आपने देखा था, उसमें सिंडिकेट सिंडिकेट बार बार देख रहे थे, बात हो रहा था आप लोग, जितने भी लोग थे वो जो लाल चंदन की जो तस्करी हो रही थी उसमें, तो जितने भी व्यापारी थे सब जुट के अपना उस पर वक्तव्य देते थे, बात विचार करते थे, तो सिंडिकेट का अध्यक्ष हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, किसी को जो बनाया जाता था, तो वही होता है प्रिय विद्यार्थियों, लोगों या व्यवसायों का एक अस्थायी गठबंधन, ठीक है ना। सिंडिकेट के सदस्य क्या करते हैं, अपने उद्यम के जोखिम और लाभ दोनों को साझा करते हैं, ठीक है ना, तो इसे ही हम लोग सिंडिकेट कहते हैं। लगता है पुष्पा 2 मूवी से प्रेरित होकर प्रिय विद्यार्थी देखिए सिंडिकेट शब्द यहाँ पर प्रश्न जो है डाल दिया गया है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। देश के विभाजन से प्रभावित होने वाले 2 राज्यों के नाम बताइए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, उत्तरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है ना, ये पश्चिमी पाकिस्तान तो जो इस समय पश्चिम, उससे पंजाब प्रभावित हुआ था, ठीक है ना, और पूर्वी पाकिस्तान जो था प्रिय विद्यार्थियों, उससे जो था वो बंगाल प्रभावित हुआ था। तो ये दोनों ही लोग थे जिससे पंजाब और बंगाल को बड़े पैमाने पर जो है नुकसान झेलने को मिले थे ना, पंजाब और बंगाल को। भारत के विभाजन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो दोनों राज्य हुआ था, कौन, पंजाब और बंगाल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर 19वां प्रश्न देखिए हम लोग क्या है, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं, अल्पमत सरकार किसे कहते हैं। देखिए अल्पमत सरकार के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों का, संसद के दृष्टिकोण से, यानी संसदीय प्रणाली में अगर देखा जाए तो जब किसी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन के पास संसद में बहुमत नहीं होता है, तो ऐसी सरकार को अल्पमत सरकार कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुमत नहीं होता है तो उस सरकार को हम लोग अल्पमत सरकार कहते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम लोग अल्पमत सरकार की श्रेणी में रखते हैं। इन्हें अल्पमत कैबिनेट भी कह सकते हैं हम लोग, या अल्पमत संसद भी कहा जाता है, क्योंकि संसद में बहुमत नहीं होता है, यानी बहुमत पूरी तरीके से बहुमत वाला सरकार न होने की स्थिति में देखिए इनका अल्पमत सरकार कहा जाता है इनको। 20वां देखिए प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। मध्यावधि चुनाव देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है आपका, मध्यावधि चुनाव निश्चित समय से पूर्व, निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर होने वाले चुनाव को जो होता है मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव का मतलब हो गया मध्य की अवधि में होने वाले चुनाव, मतलब पूरा पूरा कार्यकाल समाप्त किसी कारणवश हो गया, जैसे कहा गया कि जो भी वो जिस व्यक्ति को चुना गया था पता चला उनको किसी कारणवश जो हो गया वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, तब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों की चुनाव कराने की प्रक्रिया बीच में आती है, या किसी कारणवश जो होता है सरकार गिर जाती है या बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो भी चीजें होती हैं तो बीच में चुनाव कराना पड़ता है, तो लोकसभा के ऐसे चुनावों को हम लोग जो है मध्यावधि चुनाव की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं आगे लेकर इसको हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए बहुविकल्पी पूरा अच्छे से आपके साथ डिस्कस हो गया, उसके साथ ही साथ अति लघु हो गया। अब लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में आपको जाना पड़ेगा डीजे सर चैनल के प्लेलिस्ट को देखना होगा। सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का कंटेंट आपको नियमित रूप से मिल रहा है, बहुत सारे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को बता रखा है, बहुत सारा। देखिए सबको यदि आपने देख लिया, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ, किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखे, उनके कार्यों का उल्लेख भी कीजिए, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने बहुत अच्छा अपना कंटेंट दिया हुआ है विद्यार्थियों, आप लोग देख लीजिए सिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है ना। भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए ना। आसियान का निर्माण क्यों किया गया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आसियान बार बार पूछा जाता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आसियान को पढ़ाया हुआ है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी विफलता क्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व वाली भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति वाला, ये भी बहुत अच्छा है, मैंने इस पर बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस पहले ही कर रखा है। 1975 में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए 1975 जो मैंने पहले बताया कि आपातकाल वाला जो प्रश्न है बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था, तथ्य सहित उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ये भी मैंने प्रिय विद्यार्थी बहुत अच्छे से आप लोग को डिस्कस कर रखा है पहले ही। लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं।
लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 2 में। देखिए, अब भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से आप क्या इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए। वैसे भी वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे के बारे में देखिए, नियोजन से आप क्या समझते हैं? प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका का उल्लेख करना है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा देखिए, क्या 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? इनका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये भी बहुत ही पॉपुलर आपका प्रश्न हो जाएगा। देखिए, अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में विद्यार्थियों पहले ये देख लिया करिए कि किस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना? जब आप लोग को 15 मिनट पहले मिल रहा है तो उस समय बकैती मत करिए या फालतू काम बिल्कुल नहीं। उस समय पहले आप अच्छे से ये देख लीजिए किस पर आप अच्छे से कंटेंट लिख सकते हैं, तो तब उस प्रश्नों का चुनाव करके रख लीजिए। ठीक है ना? हेडिंग वाइज बनाकर, ठीक है ना, एकदम जानदार लिखिए, फिर आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। दक्षेश क्या है, इसका गठबंधन देखिए। दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारण बताइए। और देशों के साथ वैदेशिक संबंधों की व्याख्या करना है, भारत पाकिस्तान का और भारत और चीन का। दोनों ही जानते हैं बहुत ही खतरनाक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अथवा में गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता जानते हैं कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन करता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रश्न रहेगा आप लोगों का, बार बार पूछा जाता है ये, क्योंकि भारत का भी गुट निरपेक्षता के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सब मिला जुला का पेपर आप लोग का बहुत ही विद्यार्थियों मस्त था, जो कि 1 मार्च को आप लोग को मिलने वाला है। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें और आपके क्लासमेट के जो विद्यार्थी हैं वो भी इससे लाभान्वित हो सके। और डीजे सर चैनल का जो ये सदस्य मेंबर हैं वो उनकी संख्या बढ़ाई जा सके, और डीजे सर चैनल जो है जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सके। तो ये केवल और केवल आप सभी लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।